अपनी इंडस्ट्री में आने वाले एग्जीबिशंस की डेट्स और वेन्यू की जानकारी नहीं मिल पा रही है और कई बार सही समय पर एग्जीबिशन का रिमाइंडर ना मिलने की वजह से एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो जा रहा है। इसके अलावा एग्जीबिटर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक नहीं मिल पा रही है। अब और नहीं, आ गया है myexit.com, जहां मिले देश भर में होने वाले एग्जीबिशंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स की जानकारी बेहद आसानी से। इतना ही नहीं, MyExi के जरिए आप अपनी कैटेगरी की एग्जीबिशंस की सही जानकारी सही समय पर ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और एग्जीबिशन डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट ना जाए। आज ही लॉग इन कीजिए www.myexi.com। नमस्कार, अ वेरी वंडरफुल गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एक बार फिर प्रकाश फाउंडेशन लेकर आया है नए विषय पर नए हौसले के साथ प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक नया वेबिनार उड़ान हौसलों की। आपके इस वेबिनार को अपना आशीर्वाद प्रदान करने एवं हमारा हौसला बढ़ाने उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित सभी नारी शक्ति, सभी युवा शक्ति को मैं आज का होस्ट आपका दोस्त दिलीप माहेश्वरी प्रकाश फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए अब हमारी परंपरा अनुसार हम नवकार मंत्र से आज के वेबिनार का शुभारंभ करें। वेबिनार का शुभारंभ हो चुका है। आइए एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट उपस्थित हो चुके हैं और सर्वप्रथम मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे निमंत्रण को मान देकर विशेष अतिथि के रूप में पधारी है इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर, मिस इंडिया 2013 मैग्निफिसेंट, मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्ट्रेस, हमारी नारी शक्ति वेबिनार की बड़ी कीनोट स्पीकर सिमरन जी आहूजा को। प्लीज वेलकम सिमरन जी आहूजा। Thank you so much. Absolutely my honor। और जय जिनेंद्र। With lots of love and warmth, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। To प्रकाश फाउंडेशन, to प्रकाश कानूगो सर, हेमंत कानूगो सर, दिलीप महेश्वरी जी, thank you so much for the very kind introduction। And आज जो हमें उड़ान का वो हौसला देंगे, मेरे साथ हैं the very very amazing and beautiful सारिका जैन और डॉक्टर रोशन शेख। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टू ऑल आवर लवली लवली गेस्ट जो आज हमारे साथ हैं, डिग्निटरीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम उड़ान की बात करते हैं, इट रियली मेक्स अस फील वेरी लाइट। इतना ऐसे उड़ने को दिल चाहता है, जी चाहता है, लेकिन हम तभी उड़ सकते हैं जब हम बिल्कुल हल्के हों। और हम हल्के तभी हो सकते हैं जब हमारा मन और दिल बहुत शांत हो, खुश हो और हम दूसरों की मदद में आ सकें, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। दिल चाहता है कि बस इट्स टाइम फॉर अस टू फ्लाई, और वो फीलिंग जो हमें आती है तो हमें लगता है बस अब हमें सिर्फ उड़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और उसकी बिगिनिंग, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है और उसकी शुरुआत हम बिल्कुल आज से ही कर रहे हैं। द ब्यूटिफुल नवकार मंत्र हमने प्रेयर किया टू द ऑलमाइटी। आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत हसीन है। ये जो हमारा वक्त अब गुजर रहा है, पूरी वर्ल्ड इससे गुजर रही है, हम सब एक साथ इसे महसूस कर रहे हैं। तो आइए इसमें भी हम कुछ तो पॉजिटिव ढूंढे,
अपने आप को पॉजिटिव रखें और खुश रखें, क्योंकि ये पल भी बीत जाएंगे और खुशी के पल बहुत जल्द हमारे सामने आएंगे और हम खुशी के पल फिर से एक बार जीना शुरू कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रकाश फाउंडेशन। प्रकाश कानूगो सर, आपके बारे में क्या कहूँ, आप इतना इतना सुंदर कार्य करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इसे बरकरार रखिए। एब्सोल्युटली माय ऑनर टू बी एज अ स्पेशल गेस्ट ऑन दिस वेरी वेरी ऑस्पिशियस फीलिंग जो कल शुरुआत हो रही है एज आई सेड ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो मैं तहे दिल से और बहुत ही नम्रता से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इतना कहना चाहूंगी जरूर कि हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, हमें प्यार का वातावरण रखना है, क्योंकि हमारा जो एसेंस है ऑफ ह्यूमन बीइंग वो सिर्फ प्यार को एहसास करना है, अपने अंदर प्यार को जगाना है और फिर उसे दूसरों में बांटना है। अगर यही हमारा मकसद है तो बाकी सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? हमें बाकी सब भी करना है, लेकिन खुशी खुशी करना है, प्यार का वातावरण बनाना है और हमें दूसरों को हमेशा सुख और खुशी देनी है। इसी में हमारी खुशी भी है। और इतना जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज हमने सब सीखा है द आर्ट ऑफ लिविंग। लेट अस लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। इट इज नॉट अबाउट फाइनेंस, पैसे की बात नहीं है, इट इज अबाउट गिविंग लव। किसी के काम आ सको, किसी को एक मुस्कुराहट तो दे दीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन है। एक बहुत ही खूबसूरत सा मैं अर्ज करना चाहूंगी, एक शायरी है जो कहती है, शुक्रिया, गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि अपने आप में प्यार मोहब्बत जगाइए और हमेशा गुस्सा न करना है, हमें जोर से न बोलना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, क्योंकि अगर गुस्सा हमें बाजू वाला दे रहा है तो मिस्टेक तो उनकी है ना, तो हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। और अगर हमारी गलती है तो दूसरों को गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। तो सॉरी कह के माफी मांगकर प्लीज अपना टेम्परेचर ऊपर मत कीजिए और प्लीज कूल रखिए अपने आप को, जैसे हम उड़ सकें और उड़ान में शामिल हो सकें। बाय प्रकाश कानूगो, हेमंत कानूगो जी। थैंक यू सो मच, ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी, आपने आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ गिविंग समझाया। मैं इसी को और जोड़ता हूँ, आर्ट ऑफ लविंग भी हमें सीखना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, घृणा की, निंदा की, द्वेष की, उसमें अगर आर्ट ऑफ लविंग सीखा जाए तो ज्यादा होगा। कल गुरु पूर्णिमा है, आपने मुझे एक बात और याद दिला दी। आज वैसे ही हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्र निर्माण के नायक आदरणीय श्री स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। वॉज अ यूथ आइकॉन और उन्हें शत शत नमन करते हैं आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर। स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन। सिमरन जी, आपके एक शेर से मुझे भी एक शेर याद आया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी में शेयर करना चाहूंगा कि एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी, क्योंकि वहां का राजा बड़ा दिलदार था, जनता बड़ी खुश थी, वो कमाल का था। हर किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए राजा हमेशा तैयार रहता था और बड़ा कुशल योद्धा था। उसके सामने कोई भी अन्य राज्य के राजा टिक नहीं पाते थे और इसी कारण से पड़ोसी राज्य के राजा बड़े चिंतित और द्वेष में रहते थे कि किस तरह से इस राज्य पे आक्रमण किया जाए, इस राजा को कब्जा किया जाए और इस राजा को मार दिया जाए। पर उनकी दाल कहीं से गल नहीं रही थी। तो आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया, क्यों ना महल के पहरेदारों को हम अगर अपने प्लान में शामिल करें और भोजन में विष मिलाकर राजा को इस राज्य तक बाहर ले जा सके। तुम कहते हैं ना कि हमारे घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं, वही वाली बात थी। पहरेदारों ने राजा के भोजन में विष मिलाया और राजा को बंदी बनाकर दूसरे राज्य के एक जंगल में ले जाकर पटक दिया। वहां सभी राजा इकट्ठा हो गए। उन्होंने सभी ने उसे पहाड़ पर आई एक गुफा के अंदर जाके लिटा दिया। सभी राजाओं में चर्चा होने लगी कि अब हम क्या करें। सभी ने कहा इसे यहीं पे खत्म कर दिया जाए। तभी एक राजा ने कहा नहीं नहीं, इसने हमें बहुत तड़पाया है, बहुत अत्याचार किया हम पर, क्यों ना हम भी इसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं। वैसे भी इसके हाथ बंधे हुए हैं और ये गुफा के अंदर वैसे घुट घुट के मर जाएगा।
हम गुफा को बाहर से पत्थर से बंद कर देते हैं। सभी राजाओं ने भी सोचा ये भी ठीक है, और सैनिकों को आदेश देकर सभी राजा अपने अपने राज्य की ओर चले गए, यही सोचकर कि कल जब ये राजा की लाश मिलेगी तब इस हमारे सभी के दिल में खुशहाली का माहौल हो जाएगा। पर जब सुबह हुई, बेहोश राजा उठा, हल्की सी धूप की किरण गुफा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और राजा के हाथ बंधे हुए थे। उसने देखा कि बाहर से पत्थर रखा है, हाथ बंधे हैं, और कुल मिला के उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी जनता छीन चुकी है, उसका ऐश्वर्य, उसका धन दौलत, उसकी सेना, उसका चैन सब छीन चुका था। वो खुद को नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, और राजा का हौसला टूटने लगा। और उसी समय उसे अपनी माँ का बचपन में दिया हुआ एक मंत्र याद आया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। और राजा उठ खड़ा हुआ, हिम्मत करके वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया, और एक बार फिर से उसका हौसला पस्त हो गया। अब क्या करे? फिर से माँ का दिया मंत्र याद आया, और उसने अपनी कमर में लगी कटार को निकाला और पैर के उस हिस्से में जहां सांप ने डसा था उसे काट कर फेंक दिया। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। वहां से बहुत तेजी से खून बहने लगा। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए, अब कौन मदद करेगा। एक बार फिर राजा ने हिम्मत की, उस मंत्र को याद किया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। और राजा के कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ था, उसे निकाला और पैर के उस हिस्से में बांध दिया जहां से खून आ रहा था। खून का बहना बंद हो गया। राजा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, फिर से हिम्मत की, और माँ के मंत्र को याद करते हुए जोर लगाकर उस पत्थर के पास गया और उस पत्थर को नीचे धक्का दे दिया। पहाड़ी पर गुफा थी, पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ी से नीचे गिर गया, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कुछ तो कर, यूं ही मत मर, इस मंत्र ने सारा कमाल कर दिया। ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि यदि जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए तो सेल्फ मोटिवेशन लाइए। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। इसलिए आपसे कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कुछ ऐसे ही बुलंद हौसले की पहचान आज के हमारे दोनों मेहमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लड़कर एक ऊंचे मकाम पर पहुंचने में कामयाब हुई है। आइए अब हम आपको मिलाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे वेबिनार की मेहमान, और उनसे सुनते हैं उनकी हौसलों की उड़ान। मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं हमारी मुंबई की डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स सारिका जी जैन को। नमस्कार सारिका जी, आपका इस वेबिनार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सारिका जी, हमारे श्रोता और इस समय जो भी इस वेबिनार से जुड़े हैं, सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि जो आपके चेहरे पे हंसी है, जो कॉन्फिडेंस देख रहा है, तो आप आपके जीवन का जो अब तक का जो सफर रहा उसके बारे में हम दर्शकों को बताएं। हम आपकी जुबान से वो सुनना चाहते हैं, वो रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं। सारिका जी। सभी को मेरा नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि हम जो कहते हैं वो सच होने लगता है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त को बोलते हैं, देखा मैंने तो पहले ही बोला था, देखा मैं तो जानता ही था। हमें भी शौक होता है, यार मेरी बात सच हो गई। लेकिन होता है कभी ना कभी जिंदगी में ये हादसा हमारे साथ होता है दिलीप जी। होता है, बिल्कुल होता है मैडम। और हम खुद बोलते हैं, मतलब हम दूसरों को सुनाने के लिए ये मान लेते कि हम जो बोलते हैं सच होता है, पर हम अपनी लाइफ में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि सच में हम जो कहते हैं वो सच होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सारिका जैन। मैं उड़ीसा से रहने वाली हूँ, और पहले मैंने सीए कंप्लीट किया, उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड दिस IRS एंड नाउ आई हैव पोस्टेड एज डिप्यूटी कमिश्नर इन मुंबई। उड़ीसा में, हालांकि मुझे मेरी हिस्ट्री बोलने में बहुत मजा नहीं आता है, पर मुझसे बार बार पूछा जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग था, बहुत तकलीफदायक था, एंड बहुत इजी नहीं था। ऑनेस्टली मुझे जब तक मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंची तब तक मुझे भी नहीं लगा था कि ये चैलेंजिंग था। लोग मुझसे पूछते हैं तब पता चलता है अच्छा ये चैलेंजिंग।
मैं एकदम शॉर्ट पे कहूंगी कि एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में मेरा जन्म हुआ था एंड मॉडरेट फैमिली थी, बहुत ज्यादा रिच फैमिली भी नहीं थी। एंड 2 साल में पोलियो हो गया। मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं थी उस समय, बहुत आसान नहीं थी जिंदगी। 2 साल में पोलियो हो गया, लोगों को लगा कि अब इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। गांव पे रहते थे, समहाउ ट्रीटमेंट हुआ, मैं चलना शुरू किया मैंने, और स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। 4 साल के बाद मुझे एडमिशन मिला, स्कूल कंप्लीट हुआ। मेरी पढ़ने की इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। हमारे सामने रोशन है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं, कि मेरे साथ जो हुआ बाकी के साथ ना हो। ये मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी कुछ काम करूं, लेकिन मुझे नहीं मिली अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर नहीं कंप्लीट कर पाई, नहीं बन पाई। फिर हमारे गांव पे एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, कॉलेज नहीं थे गर्ल्स के लिए। समहाउ सम पॉलिटिशियन ने उस स्कूल के 3 रूम को कॉलेज बना दिया था। वहां मैंने एडमिशन लिया, वहां ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आगे कोई स्टडीज के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी। पोलियो था, मुझे फिजिकली चैलेंज थी, दिक्कतें थी मुझे जाने आने के लिए, आगे पढ़ने के लिए और उम्मीद नहीं थी। 4 साल में घर पे रही। उसके बाद मैंने सीए स्टार्ट किया, वो भी घर से स्टार्ट किया। सीए कंप्लीट हुआ, पहला लेवल कंप्लीट हुआ, और पहला लेवल बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हुआ। तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आप हॉस्टल पे रह सकते हो। आई वेंट टू रायपुर, वहां मैंने सीए कंप्लीट किया। और सीए कंप्लीट करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज मुझे लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। एक समय था जब मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लोग गूंगी बोलते थे। कहते हैं कि वो साड़ी का पल्लू पकड़ के चलने वाली लड़की, मैं अपनी सिस्टर के ऐसे पल्लू पकड़ के चलती थी। मुझे लोगों से डर लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बचपन से डिस्क्रिमिनेशन झेलते आए हैं। हम जितना भी कहें कि समाज सुधर गया है, बदल गया है, आजकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी है, पर सच्चाई ये नहीं है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आई डोंट ब्लेम एनी सिंगल पर्सन। अगर कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, किसी और के साथ करता है, तो उनकी गलती नहीं है। देयर इज अ चेंज ऑफ विजन, सिर्फ विजन की गलती है। कहीं ना कहीं हम परसेप्शन मान लिए हैं कि जो डिसेबल होते हैं वो आम आदमी से अलग होते हैं। लोगों को एक सच्चाई अभी तक नहीं पता है। लोगों को लगता है कि डिसेबिलिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को होती है। किसी को बीमारी होती तो डिसेबल है, कोई बैसाखी यूज कर रहा है तो वो डिसेबल है। पर डिसेबिलिटी लाइफ की एक अवस्था है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो घुटने और हाथ के दम पे चलता है, वो भी एक काइंड ऑफ डिसेबल है। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, वो भी एक काइंड ऑफ डिसेबल है। जब एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेके चलता है, वो भी एक डिसेबिलिटी, उसको भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत होती है। मोटापा, बुढ़ापा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब पार्ट है। पर हम सोच नहीं पाते, हम सोचते हैं सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को ही डिसेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी भी अवस्था में पहुंच सकते हैं, और हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। उस समय हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम तो प्रिपेयर हो गए हैं, पर आप लोग नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आज हम लॉकडाउन को बहुत बड़ा चैलेंज मान रहे हैं कि जिंदगी रुक गई है, ऐसा क्या करेंगे, आगे क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, ये एक अवस्था है। और आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुई है, हर किसी के साथ हो रहा है। मेरा सीए कंप्लीट हुआ, मैंने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी के लिए मैं दिल्ली गई। इनिशियली दिल्ली में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। जिस हॉस्टल में मैं रहना चाहती थी, वहाँ इंटरव्यू लिया जाता था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और कहा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बार बार कोशिश की, फाइनली मुझे एडमिशन मिला। और जिस साल मैंने क्लियर किया, उस समय शायद 20 से 22 लड़कियां थी, मैं पहली लड़की थी वहां से क्लियर की। मेरे यूपीएससी क्लियर करने के बाद मेरे गांव में बहुत बड़ा चेंज आया। लड़का लड़की का भेदभाव हट गया। लोग अब ये नहीं सोचते थे कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस बनाना है, या इंजीनियर बनाना है, एमबीए करवाना है, या सीए। अब ये सोचते थे ये तो करवाएंगे, साथ में हमको आईएएस बनाना है हमारे बच्चे को। हर साल मेरे गांव से कोई ना कोई बच्चा बनता है। कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ के साथ या अपनों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं। मेरे पास रोज फोन आते थे, अभी भी आते हैं। हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए परेशान हैं, क्या करें, गाइड कीजिए। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास कॉल आता है एक लेडी का, एंड वो कहती मैं बहुत परेशान हूँ,
तो मैंने पूछा कहाँ किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, कॉलेज का एडमिशन ले रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, किस चीज की टेंशन है आपको, सब्जेक्ट के लिए टेंशन है या क्या टेंशन है? देन शी सेड नहीं 5 साल का बच्चा है। तब समझ में आया कि माँ बाप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जा रहे हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बनाने के चक्कर में उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं कीजिए। मेरे आईएएस बनने के सफर में मेरी लाइफ में कभी ये प्री डिटरमाइंड नहीं था कि मुझे आईएएस करना है। एट द एज ऑफ 27 और 28 आई डिसाइडेड कि मुझे आईएएस देखना है या करना है। उससे पहले सोचा नहीं था, वो मोमेंट पे भी हमने कर लिया। पर आप 5 साल के बच्चों को भी से प्रेशराइज मत कीजिए या किसी भी बच्चे को मत कीजिए, और नॉट ओनली फॉर आईएएस, कोई भी स्टडीज के लिए मत कीजिए। जो बच्चा करना चाहता है वो कीजिए, करने दीजिए। एक बार की बात है, हम जैसे दिलीप जी कहते थे कि मोटिवेशन, हम हमेशा हताश हो जाते हैं, बार बार मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें समझ ही नहीं पाते ये मोटिवेशन है क्या। जनरली हम मोटिवेशन लाते कहाँ से हैं? हम मोटिवेशन लाते हैं आसपास के लोगों को देख के, पड़ोस को देख के, या मीडिया में देख के, या पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं उसको देख के हम अपना गोल डिसाइड करते हैं। पर कभी हम अपने आप से नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस चीज से मुझे खुशी मिलेगी। और हर वो चीज जो आप दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं, थोड़े दिनों में उसका शौक उतर जाता है, इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं तो कोई और हमें इंस्पायर नहीं करता है, क्योंकि वो हमें अंदर से लगती है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा गोल है, अगर वो अंदर से आएगा। आईएएस एक ऐसी फील्ड होती है जिसकी प्रिपरेशन इतनी टफ होती है, नॉट ओनली फॉर स्टडीज, पर आपको इतने स्ट्रगल और झेलने पड़ते हैं, इतने कंपटीशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज, आपको फ्यूचर नहीं पता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वही सरवाइव कर पाता है जिसका गोल अंदर से आता है, जो बाहर से लेके नहीं आया। और नॉट ओनली इन एनी प्रिपरेशन बट ऑल्सो इन रियल लाइफ। हर वो चीज जिसमें आप ये सोचते कि मुझे क्यों चाहिए, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए मुझे क्यों करना है, और जिस दिन आप ये डिसाइड करके करते हैं आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक और चीज जो हम देखते हैं लाइफ में, हम हमेशा चाहते हैं इजी चीज। ऐसा क्या काम करें, ऐसी कौन सी पढ़ाई करें जो ज्यादा टफ ना हो, ऐसा कौन सा बिजनेस करे जो टफ ना हो, आराम से हो जाए, जिसमें कोई परेशानी ना हो। एक दिन ऐसा हुआ, दिलीप माहेश्वरी जी का बचपन से सपना था कि वो मर्सिडीज कार चलाएं। बहुत मेहनत की, मर्सिडीज कार नहीं खरीद पाए। फिर उन्होंने लगा कि शादी हो जाएगी, दहेज में मिल जाएगा, दहेज में भी नहीं मिला। फिर फाइनली उन्होंने मेहनत की, इनकम कमाए, बिजनेस से एक मर्सिडीज कार खरीद ली। वो उनको इतनी प्यारी थी उस मर्सिडीज कार को, वो हमेशा अपने गैरेज पे रखते थे, और उनको डर लगता था इंडिया की सड़कों पे चलाऊंगा ये खराब हो जाएगी। और सुबह शाम 2 बार, एक बार अगरबत्ती, एक बार शाम को पूजा अर्चना करते थे, और अपनी मर्सिडीज कार को उस गैरेज में ही संभाल के रखते थे। उनको लगता था आसपास के लोग उनकी मर्सिडीज कार की तारीफ करेंगे, देखो मेरे पास मर्सिडीज है। पर कोई नहीं करेगा। करेंगे राजकुमार जी आप ऐसी मर्सिडीज की वैल्यू जो गैरेज पे है? जी नहीं, जी नहीं। कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मर्सिडीज का फंक्शन नहीं कि उसे गैरेज पे रखा जाए, उसकी वैल्यू तभी होगी जब वो बाहर निकले। सेम विथ ह्यूमन बॉडी, हमें ह्यूमन बॉडी मिला है, हम उसको संभाल के तिजोरी में रखना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में, कि भैया मुझे तकलीफ ना हो, मुझे कोई याद करना ना पड़े, ना मुझे पढ़ाई करना पड़े, ना मुझे कोई टेंशन लेना पड़े, ना कोई तकलीफ ना हो, लाइक इन कोरोना ऑल्सो मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं आराम से रहूं, कोई टेंशन ना हो। हम उसको एक गैरेज में रखना चाहते हैं, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, वो दिलीप जी की मर्सिडीज बन के रह जाएगी। वी हैव टू डिसाइड कि हमें ह्यूमन बॉडी का सही यूटिलाइजेशन करना है कि मर्सिडीज बना के गैरेज पे रखना है। दिलीप जी यही बताना चाहती थी। बहुत 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 बढ़िया। और वास्तव में मोटिवेशन का मैं कहूँगा तो आपका जीवन का सफर वैसे हमने सुना है, और आज में जो बात कही, आपको एक पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं। और मैं चाहता हूं सारिका जी कि कुछ हमारे देश की युवा पीढ़ी को, जो इस समय आपने अभी कोविड-19 का जिक्र किया था, तो इस समय हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, व्हाट इज हमारा एक युवा पीढ़ी या
सारिका जी, मैं चाहता हूं कि कोविड-19 के समय में हम युवा पीढ़ी का क्या दायित्व होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप कुछ हमारा संबोधन कर सके तो। कोविड-19 के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई देखिए, अगर आप मेट्रो सिटीज पे रहते हैं, कोई भी सिटीज पे रहते हैं, तो हमारा जिंदगी भर का यही सपना रहता था। हम बहुत बार बोलते थे, काश मुझे इस ट्रैफिक पे जाना नहीं पड़ता, काश ऐसा होता, मुझे कोई रिस्क ना होता, कोई टारगेट का प्रेशर नहीं होता, कोई बॉस का कोई कॉल ना आए, बस मैं आराम से रहूं, और ये मेरे हफ्ते में 4 शनिवार होना चाहिए, जो फेमस गाना होता था। हम एक्चुअल में हमारी लाइफ में वही चाहते थे कि अपने फैमिली के साथ हम समय स्पेंड कर पाए, बच्चे के साथ रह पाए, कोई टेंशन ना हो, घर पे कोई नहीं आए, कोई डिस्टर्ब ना करे। और एक्चुअल में आज वो समय आ गया है, फिर भी हम सुखी नहीं है। इट मीन्स हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट। अगर हम बचपन की बातें याद करें, मैं अपने आप को याद करती हूँ, तो जब हम स्कूल में रहते तो हमेशा इच्छा करते थे, प्राइमरी में थे तो ऐसा लगता था हायर स्कूल में चले गए, कब चले जाऊं। जब हायर स्कूल पहुंच गए तो ऐसा लगता था यार ये भी कोई लाइफ है, कब मैं कॉलेज पहुंच जाऊं, क्या जिंदगी हो जाएगी। जब कॉलेज में पहुंचे तो ऐसा लगा यार कब डिग्री मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, क्या लाइफ हो जाएगी, इनकम आएगी। जॉब भी कर लिया, जॉब कर रहे थे, फिर लगा यार आईएएस बन जाते, क्या जिंदगी हो जाएगी, आईएएस बन गए। तो कभी भी हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं होते। और जब हम पुराने पन्ने पलट के देखते हैं तो लगता है यार क्या दिन थे, वापस मैं वहां पहुंच जाऊं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उसी चीज को पछताते रहते हैं। ये चीज हमें सीखना पड़ेगा कि जो आज है, अभी है, ये मोमेंट है, इससे बेस्ट मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अगर कल को आपको पछताना नहीं है तो आज के मोमेंट को जी लो। अगर आज आपने आज जीत लिया तो कल कभी नहीं हारोगे। सेम विथ कोविड-19। कोविड-19 इज नॉट ए तकलीफ, कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई आक्रमण नहीं है। दिस इज वन अवस्था। आपने इतने सारे चैलेंजेस देखे, एक नई लाइफस्टाइल है, आपको उसको जीना है। आप उसको रो के जिए या हंस के जिए। Yeah. आप कल को पुराने पन्ने पलटेंगे तो आप सोचेंगे यार मैं कितना डरपोक काइंड का था, मैं क्यों डर गया। और एक और एंगल जो मैं सोचती थी, मैं जो सोच के चलती हूँ, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, जब हम इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल पढ़ते थे, स्वतंत्रता संग्राम का पढ़ते थे, कहीं अंदर से आवाज आती थी कैसे लोग सरवाइव किए, क्या किया, काश मैं भी उस समय पार्टिसिपेट कर पाती, काश उस समय हम भी पैदा हुए थे, नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है गॉड ने वो अपॉर्चुनिटी हमें वापस दी है। दिस इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ओनली। और क्या आज हम डरपोक जैसा बिहेव करेंगे और हमारी आगे की जनरेशन को दिखाएंगे देखो हम इस तरीके से डरते थे या उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप अपने आप को लकी फील कीजिए। मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी, और इस मोमेंट को जियो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने अपनों के लिए और अपने लिए। एक बार अपनों में किसी एक को ऐड करके देखिए, किसी एक के लिए अच्छा करके देखिए। बहुत का नहीं कर पाते, एक आदमी का भी आप अच्छा करके देखिए। कुछ डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कीजिए। डोनेट नहीं कर सकते, काउंसलिंग कर सकते, काउंसलिंग कीजिए। चलिए वो भी नहीं होता है, आपके पास वो भी समय नहीं है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के अच्छे किए की तारीफ करके देखिए। बहुत बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पे, हर वो इंसान जो अच्छा काम करता है वो अपना प्रचार प्रसार बहुत करता है। 10 रुपए का डोनेशन देगा तो 100 रुपए का स्प्रेड करेगा, और हमें कहीं ना कहीं उसे चिढ़ मच जाती है, यार ये तो बस पब्लिसिटी ही करता रहता है। लेकिन आपके एक ताली वाली, क्लैपिंग वाली व्हाट्सएप मैसेज से उसको मोटिवेशन मिलता है, तो आज उसने 10 का डोनेशन दिया, वो कल वो 11 का देगा। जो 1 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ सिर्फ वो आपके कारण हुआ। जिस दिन आप अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, दुनिया सच में अच्छी हो जाएगी। तो मेरा सभी को मैसेज है, डू गुड। नहीं कर सकते तो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सारिका जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक प्रश्न जो मैंने कल, आपके अब एक प्रोफेशनल करियर के बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल करियर का कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपके दिल को छू गया हो, या कोई ऐसी बात, तो थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा बदल जाएगा। और कुछ ठीक है, मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ मेरी लाइफ की। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं आईआरएस में हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब रेड से ही जोड़ा जाता है।
तो मेरी ट्रेनिंग ही चल रही थी उस समय शुरू में, और मेरी ट्रेनिंग हो रही थी सूरत में। मैं पहली बार सूरत गई थी, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। पहली बार मैं उड़ीसा से निकली हुई लड़की, मैंने अपने कैपिटल भी नहीं देखा था तब तक। सूरत गई, कुछ वो लोगों के रेफरेंस से उन्होंने मुझे कोई एक लड़की सजेस्ट किया कि हमारी रिलेटिव रहती है, सिविल असिस्ट हूँ। एंड कोई एक दूर की रिलेटिव थी या जान पहचान में, सी यूज्ड टू कॉल मी कि हमारे घर आना है, डिनर करना है, डिनर करना है। मैं 1 महीने ही रही थी वहां पे, और मुश्किल से मुझे एक दिन का समय मिला। आई वेंट देयर एट अराउंड 8:30 और 9 o'clock। वो फोन पे लड़की मुझसे बहुत अच्छी बात करती थी, सी वॉज मैरिड। जिस दिन मैं गई, वो अपने घर लेके गई मुझे, एंड घर के एकदम कोने पे किसी एक रूम पे लेके गई, और बच्चे बच्चे भी थे, उसको दूसरे रूम पे ले गई। और वो आके रेस्पॉन्स नहीं करी थी, उनकी सासू माँ आई, और सासू माँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ला के देती है और कहती है कभी डिनर पे आइएगा। मैंने सोचा 9 बज गए हैं और अभी बोलते हैं कि किसी दिन डिनर पे आइएगा। कुछ माजरा समझ में नहीं आया। आई सेड ओके, मैं कभी आऊंगी, एंड आई केम बैक। वो लड़की मुझे छोड़ने आई, अपने घर तक ड्राइव करके आई, एंड धीरे धीरे उस लड़की ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोला पूछिए। सी सेड कि ये इनकम टैक्स वाले रेड में ज्वेलरी ले जाते हैं तो रिटर्न कब करते हैं? तो मैंने पूछा बताओ हुआ क्या? तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी को 8 साल हो गए, जब मेरी शादी हुई थी उसके 1 साल के अंदर मेरी सारी ज्वेलरी सीज हो गए और अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। तो जैसे ही मेरी सासू माँ को पता चला आप आ रहे हो, वो डर गई, इसलिए वो आपको घर के कोने पे ले गई। उनको लगा कि आप फिर से रेड मार के ले जाओगे। मैंने बोला आप ऐसा डरिए मत। सेकेंड डे मेरी रेड की ड्यूटी थी, एंड मैं सूरत में नई नई गई थी, एंड हमें नहीं पता था कि मैं किसके बिल्डिंग पे जा रही हूँ सुबह 6 बजे। और जिस तरीके से मेरा रूट था, जिस तरीके से बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, मुझे वही बिल्डिंग नजर आ रही थी कि हम उसी के घर की तरफ जा रहे हैं। और मैं गॉड से प्रे कर रही थी, भगवान मुझे कहीं भी ले जाना, उसके घर पे मत लेके जाना, नहीं तो उसका डिवोर्स हो जाना पक्का है। एंड थैंक गॉड मैं उनके यहाँ नहीं गई। उसके बाद सूरत में मुझे 2-3 लोगों का और कॉल आया कि आपको हमारे यहाँ डिनर पे आना है, डिनर पे आना है। तो मैंने बोला मैं आपके घर पे डिनर पे नहीं आऊंगी, आपको मैं डिनर पे ले जाऊंगी, आप होटल पे आइए, मैं आपके घर नहीं आने वाली हूँ। दिस वाज द इंसिडेंट हैपेंड विद मी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे भी इनकम टैक्स के नाम से काफी वैसे भी अच्छे अच्छे लोगों का थोड़ा हौसला पस्त हो जाता है, पर आपसे बात करके, आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग हैं तो सभी का हौसला मस्त हो जाएगा। एक धन्यवाद और धन्यवाद। चीज हाँ महेश्वरी जी, मैं बोलिए। छोटी सी इंसिडेंट्स बताती हूँ, रिसेंट है। हाँ हाँ। कंपनी पे रेड हुई, तो मैं सेकंड डे उनके यहाँ गई। तो जो गेट कीपर था वो देखते ही मुझे पहचान गया। अरे मैडम, सारिका मैडम, आप तो मैंने टीवी पे देखा है, आपका वीडियो देखा है, मैं बहुत दिन से आपका वेट कर रहा था। अच्छा वो आप आ गई। मैंने कहा बेटा तुमने मुझे बोल दिया, अपने बॉस से मत कहना वो आपको निकाल। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद सारिका जी। वास्तव में आपने अपने ऊर्जावान उद्बोधन से आज के इस वेबिनार में उत्साह का संचार कर दिया है। आपकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है। हम ईश्वर से कामना करते हैं आप इसी तरह से हंसते और औरों के चेहरों पर भी हंसी लाते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी आपका। आज इस पूरी वेबिनार की कल्पना के जो हमारे शिल्पकार हैं, प्रकाश फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी, प्रखर समाज सेवी एवं उद्योगपति आदरणीय श्री प्रकाश जी कानू को मैं चाहूंगा कि प्रकाश जी आप उपस्थित मान्यवरों का स्वागत करें और अपने मन की बात रखें। प्रकाश जी। नमस्कार। प्रकाश फाउंडेशन की बहुत हार्दिक स्वागत। प्रकाश फाउंडेशन पिछले कई सालों से सेवा समर्पण के काम में हम लोग काम करते हैं। मैं वैसे कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और प्रकाश फाउंडेशन को सपोर्ट करता है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सन टू ह्यूमन, एकल विद्यालय, मरीन लाइन जूनियर चैम्बर, महावीर इंटरनेशनल, विरायतन, इन सभी संस्थाओं में मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और प्रकाश फाउंडेशन के थ्रू जो भी इनके जो सेवा के प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें हम प्रकाश फाउंडेशन इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और ये कोविड-19 के अंदर एक हमारे प्रकाश फाउंडेशन की एक नई सोच आई कि हम लोग इस वेबिनार के थ्रू कैसे लोगों को कनेक्ट करें। और यानी हमारे समझो सोसाइटी में, हमारे सर्कल में कई ऐसे समझो टैलेंट
लोग हैं जो कहने का मतलब समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो हमने बस ये कोविड-19 के अंदर ये वेबिनार का हमने आयोजन किया, काफ़ी अच्छा रहा। आज भी मैंने देखा सारिका जी और रोशन जी है, इनकी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और डेफ़िनेटली जो भी आज के जो हमारे दर्शक लोग हैं काफ़ी इनको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर काफ़ी लोगों में कहने का मतलब बिज़नेस में, सोशल लाइफ़ में, पारिवारिक लाइफ़ में अप डाउन चलता है, लेकिन यदि हमारा हौसला बुलंद रहेगा तो डेफ़िनेटली कहने का मतलब कोई भी बाधा आएगी तो उसको हम कहने का मतलब निपटा के और हमारे गोल को हम पूरा करेंगे। बस ये कोविड-19 के अंदर काफ़ी कहने का मतलब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है और मैं बस आपको आज के इस सेमिनार में एक ही आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो एक सपना है, स्वच्छ भारत, निरोगी भारत, स्वावलंबी भारत, आओ हम सब मिलके इनके सपनों को साकार करें। हम भी कहने का मतलब जो भी हमारे से सहयोग होता है, हम सहयोग करें और लोगों को हम जागृत करें। बस आज की इस वेब सेमिनार में मेरा यही संदेश है और हमारे जो आज की जो सिमरन आहूजा जी आए थे, उनका भी बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे दिलीप जी महेश्वरी और हमारे हिमांशु भाई, इन सब का मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। मैं एक बात बताता हूँ जो दर्शकों को कि प्रकाश फाउंडेशन कोविड-19 में लोग फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, उसके लिए डोज दे रहे हैं, उसकी दवाएं निकल रही है, पर प्रकाश फाउंडेशन की पहल है कि लोगों की मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़े, लोग डिप्रेशन में न जाए, लोग मोटिवेट कैसे हो। अब तक के तीनों वेबिनार के हमारे जो स्पीकर्स थे वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग थे, चाहे वो रूमा देवी हैं, सिमरन जी थे, हमारे श्वेता दीक्षित एक्यूप्रेशर और मंजू मंगल प्रभात जी लोढ़ा, और आज आप दोनों देवियां। तो कहने का मतलब कि प्रकाश जी इस तरह से मेंटल इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं लोगों की कि लोग मोटिवेट हो और कोविड-19 को भूलकर एक नया जीवन, एक नया सफर, एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत करें। थैंक यू प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी तरह से आइए सारिका जी और प्रकाश जी द्वारा जो उत्साह इस वेबिनार में संचालित हुआ है, इस उत्साह को हम और आगे बढ़ाते हैं और हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे एक और मेहमान डॉक्टर रोशन शेख को। नमस्कार डॉक्टर रोशन जी। Hello everybody. Hello sir. हेलो, आज के इस वेबिनार में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you sir. Thank you. मैं देख रहा था बड़ी देर से, काफी शांति से आप मुस्कुराते हुए सुन रही थी सबको, पर मुझे पता है इस मुस्कुराहट के पीछे आपने जो संघर्ष किया है, अरे वो संघर्ष भी लोगों के सामने आना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव देखें और इस मकाम तक पहुंची है, तो उस सफर के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आपने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। और ओवर टू रोशन जी नाउ। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ ऑलमाइटी अल्लाह की, देन उसके बाद प्रकाश फाउंडेशन की, दिलीप सर की, हेमंत सर की, प्रकाश सर की, कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें रखकर। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच। रही बात मेरी ज़िंदगी की, तो मेरा नाम है डॉक्टर रोशन शेख और अभी मैं एमडी पैथोलॉजी कर रही हूँ केईएम हॉस्पिटल से। नाउ आई एम परसुइंग, नॉट कंप्लीटेड। 2008, तकरीबन 10-11 साल पहले, जब मैं 10th में थी, मैंने स्कोर किया 92%। ऑल ओवर जोगेश्वरी मैंने टॉप किया। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे जो अब्बू हैं, फादर, वो वेजिटेबल वेंडर हैं, तो मैं बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो घर में बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन ख्वाब था मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों को सर्व करना है, अपने घर के हालात सुधारने हैं। तो मैंने बस एक ख्वाब बुना कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे नहीं पता था कैसे, कहाँ से फाइनेंशियल एड्स होंगी मेरे पास, कहाँ से मैं क्या करूँगी। पर जब 92% स्कोर किया एसएससी में, तो ख्वाब की एक पहली मंजिल चढ़ी और बहुत खुशी हुई और सारे घर वाले खुश हुए। फिर ऐसे अपना साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया मैंने और 11th में मैंने कॉलेज जॉइन किया, बांद्रा अंजुमन इस्लाम, और मेरा जो स्टेइंग था जोगेश्वरी में था। तो एवरी डे मुझे जोगेश्वरी टू बांद्रा लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना होता था। और एक ऐसा दिन आया ज़िंदगी में जहाँ से
मेरी किस्मत ने टर्न ओवर लिया। आप कह सकते हैं कि मुझे ऑलमाइटी अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी नवाज़ी उस दिन 7 अक्टूबर 2008 ये दिन था उस दिन। और मेरा एग्जाम पढ़ रही थी रोज की तरह लोकल ट्रेन से। मैंने लोकल ट्रेन ली और जैसे ही अंधेरी आया, लोगों का काफी रश था अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग। और उस बीच जब अंधेरी से ट्रेन चली और नेक्स्ट स्टेशन मेरा जोगेश्वरी था, मैंने बस सीट से उठने की कोशिश की क्योंकि मेरा स्टेशन नेक्स्ट था और मुझे उतरना था, डेस्टिनेशन था मेरा। बट उसी बीच आई डोंट नो अल्लाह की क्या मसलहत थी, क्या हुआ उस वक्त, और अगले लम्हे मैंने अपने आप को रेलवे ट्रैक पर पाया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरी आंखें खुली, बस 1 मिनट के लिए मैं अनकॉन्शियस हुई और जब नेक्स्ट मिनट मेरी आंखें खुली, तो ट्रेन बस इतनी ऊंचाई से मेरे सर के ऊपर से वो ट्रेन के पहिए जा रहे थे और काफ़ी स्पीड में जा रहे थे। और मैंने जब मेरी आंखें खुली और मैंने उन पहियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब पूरी ट्रेन मेरे पैरों पर से गुजर कर चली गई और बहुत दूर जाकर रुकी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में ट्रेन से गिर चुकी हूँ। और उस ट्रेन में जो ट्रेन के पहिए थे और जिस ट्रेन में मैं सवार थी, वही ट्रेन मेरे दोनों पहियों को कुचल कर चली गई है। और मैं उस वक्त कॉन्शियस थी और तकरीबन 20 मिनट रेलवे ट्रैक पर, मैं जोगेश्वरी और अंधेरी स्टेशन के बीच में गिरी थी, तो 20 मिनट तक मैं वहाँ पर पड़ी रही विथ हैवी ब्लीडिंग। मेरे दोनों पैरों से इतना हेवी ब्लीड निकल रहा था और 20 मिनट तक सिर्फ 10-15 लोग मेरे आसपास खड़े हुए आकर, और उनमें से कोई भी मेरी हेल्प के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज उनको डर था कि पुलिस इंटरोगेशन में उनको कुछ हो जाएगा, उनकी फैमिली को कुछ हार्म होगा। तो उस 20-30 मिनट तक मैं वहीं पड़ी रही, मुझे कोई मेडिकल एड नहीं मिला, किसी किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। और उस 20 मिनट तक मैं कॉन्शियस थी और मैंने अपने बैग से डायरी तक निकाली। लोगों को, उस वक्त मेरे पास सेल फोन नहीं था, तो मैंने डायरी निकाल कर लोगों से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज मुझे लावारिस की तरह नहीं मरना है यहाँ पर। लेकिन उस वक्त किसी ने हेल्प नहीं की और आधे घंटे बाद मुझे रेलवे से हेल्प मिलती है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ओटी स्ट्राइक होता है उनका, वहाँ पर भी मुझे फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और उस ओटी स्ट्राइक की वजह से मेरा एक्सीडेंट सुबह में होता है और शाम तक मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। देन मेरी फैमिली को किसी तरह पता चलता है और वहाँ से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और उसमें तकरीबन 2-3 महीने मैं एडमिट थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और वो जो 2-3 महीने थे, वो मेरी ज़िंदगी के मैं खूबसूरत दिन बोलूँगी। जैसे कि अगर नॉर्मल बच्चे के साथ एक्सीडेंट होता या नॉर्मल लोग जो भी जिसके साथ भी एक्सीडेंट होता, तो शायद वो इस दिन को कोसते या फिर कर्ज करते उन 2-3 महीनों को। लेकिन मैं वो 2-3 महीने जो हैं वो मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि उस 2-3 महीनों में मैंने जो कुछ बिल्ड किया अपने आप में, जो कुछ मैंने आज हासिल किया है, उन 2-3 महीनों की बदौलत किया है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, आई वाज़ एट 16 इयर्स ओल्ड जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस वक़्त एक लम्हे में मेरे दोनों पैर ट्रेन के पहियों के नीचे आ गए। मैंने अपने दोनों पैर 1 मिनट में खो दिए। मेरा जो राइट लेग है वो अबव नी है और जो लेफ्ट लेग है वो बिलो नी एम्प्यूटेड है। उस वक़्त 16 साल की उम्र में जब मेरी फैमिली के पास 1000 रुपए भी नहीं थे मेरे ट्रीटमेंट पे लगाने के लिए, आई वाज़ टोटली इन शॉक। और मेरा जो सारे ड्रीम थे वो सब शटर्ड हो गए कि मैं आगे अभी क्या करूँगी। और उस वक़्त सिर्फ़ एक बात दिमाग में चलती थी कि दोनों पैर नहीं हैं, मैं उठूँगी कैसे? मैं करवट कैसे लूँगी? मैं बेड पे मूव कैसे होऊँगी? और 16 साल की उम्र में बस मुझे ये एक शिकायत थी अल्लाह से कि मुझे उसने ज़िंदा क्यों रखा? उस चलती हुई ट्रेन से कूदकर मेरी जान जा सकती थी, लेकिन उसने मुझे ज़िंदा क्यों रखा? इस आंसर को ढूँढने के लिए मैंने बहुत शिकायत की। मेरी जब ड्रेसिंग होती थी, पूरा हॉस्पिटल में मेरी चीखें गूँजती थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे आकर बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, और उन्होंने कहा मुझे कि बेटा, तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है तुम्हारे फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। मेबी तुम्हारे फ्यूचर में बहुत बड़ा रखा हुआ है, जिसके लिए तुम्हें ये 2 मामूली से पैर छीने तुम्हारे। तो मैंने बस वो एक बात अपने ज़हन में रखी और जो मेरा ख्वाब था उसको वापस से मैंने अचीव करने का ठाना। और वहाँ से जो मैंने एक उम्मीद रखी, होप रखा, करेज बिल्ड किया अपने अंदर कि नहीं, मेरे पास मेरा ब्रेन कॉन्शियस है, मैं वापस से पढ़ाई कर सकती हूँ,
मैं लड़ूंगी सबसे। और जो मुझे हॉस्पिटल में देखने आते थे लोग, बहुत सारे लोग आते थे और अजीब बातें करते थे, एकदम डिमोरलाइज करने वाली, कि 16 साल की बच्ची है, माँ बाप के ऊपर बोझ रहेगी, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये क्यों जिंदा है, वगैरह वगैरह, ये हमेशा व्हीलचेयर पे रहेगी या बेड रिडन रहेगी। तो सारी नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में भरी हुई थी, लेकिन उन सबको हटाकर मैंने बस अल्लाह पर यकीन रखा, अपने अंदर हौसला पैदा किया, और मेरी जो फैमिली और टीचर एंड कॉलेज के सपोर्ट से मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। मैंने 11th क्लियर किया व्हीलचेयर पे, मैंने 12th क्लियर किया विद 75% एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल के लिए, मैंने वो किया, और वहाँ पर भी मैंने 3rd रैंक ऑल ओवर लिया पीएच कोटे में। और इन सारी जर्नी में जो सबसे बड़े मेन मेंटर रहे मेरे, डॉक्टर संजय कंथारिया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मेरी जर्नी ऐसे आगे बढ़ी। और जब सीटी में 3rd रैंक हुआ, मेरे एडमिशन का डोर ओपन हुआ कि मैं मेडिकल में एडमिशन ले सकती हूँ, तो मैं मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए गई। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि मैं एज अ डिसेबिलिटी परसेंटेज क्राइटेरिया देखेंगे तो आई एम 89% डिसेबल, और मेडिकल में एडमिशन के लिए किसी भी फिजिकल कैंडिडेट को 40 to 70 के बीच में डिसेबिलिटी होनी चाहिए। आई एम मोर देन 70% डिसेबल। तो पहले दिन ही मुझे डिनाई कर दिया गया कि आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो बिकॉज यू आर 89% डिसेबल। तो ये सब सोचकर जब ये हुआ मेरे साथ, तो मैं बहुत मायूस हो गई कि मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इतना अच्छा रैंक लेकर आई, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? बट मैंने वहाँ पे उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने वहाँ पर गिव अप नहीं किया। मैंने बस, मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी मुझे वापस से, कि मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, बॉम्बे हाई कोर्ट एक लास्ट होप है आपके लिए, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने किसी का नहीं सुना था कि कोई एडमिशन या मेडिकल एडमिशन बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू लिया है, बट मैंने वो ट्राई किया, और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2008 में, और वहाँ से 2010 में जब मेरी जर्नी शुरू हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी अपील दायर हुई, और जस्टिस मोहित शाह ने मेरा केस देखा, और वहाँ से जब मेरा करेज देखा उन्होंने, और मेरा जो पैशन देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने मेरे 2 क्रचेस नहीं देखे, मेरी डिसेबिलिटी नहीं देखी, उन्होंने बस मेरा पैशन देखा, और बस उन्होंने मेरे हक में फैसला दे दिया कि आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। तो वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, और आई थिंक सारे जो फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट थे जिनको डिनाई मिलता था इस रूल की वजह से, तो उनके लिए भी एक नया डोर ओपन हुआ कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू या कोई भी कोर्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही यूज़फुल हुआ, और बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया, और अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स आई गॉट टॉप लिस्टेड कॉलेज ऑल ओवर इंडिया, दैट इज CHES मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला, और मैंने बहुत बहुत ही कोशिशों से, बहुत ही हार्ड वर्क से अपना MBBS क्लियर किया, जबकि लोग बोलते थे, बहुत डिमोटिवेट करते थे कि आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ दोगे, आपसे नहीं होगा, मेडिकल जो स्टडी होती है बहुत हेक्टिक होती है, आपके पास 2 क्रचेस है, आपके प्रोस्थेटिक लेग है, आप 10 घंटे नहीं खड़े हो पाओगे। लेकिन मैंने सब कुछ किया, बस ये ज़हन में रखा कि मुझे इन लोगों को प्रूव करना है कि 89% डिसेबल होने के बाद, लड़की होने के बाद, और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, लोगों को दिखा सकती हूँ, ताकि मेरे बाद अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो, किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, तो वो मायूस होकर बेड रिडन नहीं हो। मैं अगर वहाँ पर 8-10 साल पहले अगर मायूस होकर बैठ जाती, तो आज तक अल्लाह ना करे मैं बेड रिडन होती, मेरे घर पे कोई नहीं होता, मैं व्हील चेयर पे चल रही होती। बट मैंने कोशिश की, अल्लाह पे भरोसा रखा, अपने अंदर करेज पैदा किया, और आज मैं यहाँ पर हूँ। 2016 में मैंने अपना MBBS क्लियर किया विद फ्लाइंग कलर फर्स्ट क्लास। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए सब लोग, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से लोग मोटिवेट हो रहे हैं मेरे MBBS कंप्लीट होने तक, तो मुझे शायद MD भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने नीट एग्ज़ाम दिया, नीट एग्ज़ाम में अगेन मुझे 3rd रैंक आया, और एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि मैं जब बताने जाती हूँ तो टाइम बहुत हो जाता है। तो अगर आप लोग की परमिशन हो तो कैन आई से मोर फर्दर? प्लीज गो अहेड, करिए। जी, जी। एक्चुअली ये बताना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ मुझे भी लगता था कि इतने ही प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में, एमबीबीएस कर लिया, अब एमडी में एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज़ मैंने एमबीबीएस ऑलरेडी क्लियर कर दिया है।
लेकिन एमडी में का जब नीट एग्जाम दिया मैंने 3rd रैंक किया, तो मुझे ऐसे उम्मीद थी कि मुझे विदाउट एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी मुझे एडमिशन मिल जाएगा, बट यहाँ पर भी वो 40-60 वाला क्राइटेरिया लागू हुआ और मुझे डिनाई किया। बट यहाँ पर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच मुझे किरीट सोमैया सर का कॉल है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की और विद इन 2 डेज ये जो क्राइटेरिया है 40-70 वाला, ये 20 साल पुराना कानून है इंडियन लॉ का, और विद इन 2 डेज मेरे अपील पे वो दिल्ली गए और वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 दिन में कोई 20 साल पुराना कानून सिर्फ मेरे एप्लीकेशन पे चेंज हुआ। तो ये इंडियन लॉ में बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया मेरी अपील पे, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो जो 70% क्राइटेरिया था वो अभी खत्म हो गया था, और 89% के बिना पर ही मुझे एमडी में भी एडमिशन मिला। और अगेन अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है मेरे ऊपर कि मुझे केईएम हॉस्पिटल में ही एमडी करने का मौका मिला, और अभी मैं आपके सामने 2nd ईयर में एमडी कर रही हूँ अभी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक आई थिंक मैं एमडी क्लियर कर लूँ। रोशन जी, जी सर। जितनी तारीफ तो क्या करूं, पर आपके पापा मम्मी ने आपका नाम जो रोशन रखा वो भी कुछ सोच के रखा था। आज आपको पता नहीं आप कितने लोगों के जीवन में एक नई रोशनी बन के आई है। कितने you, sir. ऐसी महिलाएं, कितने ऐसे लोग हैं जो हार चुके हैं, थक चुके हैं, पर आपकी बातें सुनकर उनके जोश आता है कि यदि रोशन जी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आप रियली हेड्स ऑफ टू यू, सल्यूट थैंक आपके। यू सर, थैंक यू सो मच। रोशन जी, थोड़ा जी सा सर। इस दौरान आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद परिवार का जो सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? आपका फैमिली बैकग्राउंड और पारिवारिक सपोर्ट किस तरह से आपके पास था, क्योंकि वो भी हमें दर्शकों को जानना है कि किस तरह से फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। क्योंकि जो आपने कहा कि पड़ोसियों ने क्या कहा, जो देखने आते थे वो क्या कहते थे, तो कहीं ना कहीं जी परिवार सर। भी डिस्टर्ब तो हुआ होगा। तो फैमिली का आपके पास सपोर्ट कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि मैंने बताया सर, मेरे फादर हैं जो वेजिटेबल वेंडर थे उस वक्त, अभी तो वो रिटायर हो गए। तो उस वक्त हमारी फैमिली जो कंडीशन थी काफ़ी वीक थी, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं और कॉलेज के टीचर्स हैं, इन दोनों लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से अपील की, हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की, और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें, और कोई ना कोई फाउंडेशन ने कभी ना कभी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जिनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो काफ़ी लोगों ने मेरी इस दौरान हेल्प की फाइनेंशियली। और जो मेरी पढ़ाई हुई है जो एमबीबीएस, उसकी जो सारा जो एक्सपेंसेस था वो मिस्टर अमीन पटेल हैं, एमएलए हैं, तो उन्होंने सब एक्सपेंसेस किया उन्होंने, और अभी शायद एमडी का भी वही देख रहे हैं मेरा। तो ये सारी चीज़ें जो है, बट आप फैमिली सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही एक मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि मेरी जो पूरी फैमिली है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज तक मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरे सामने मेरे एक्सीडेंट को लेकर उनकी आँखों में कभी आँसू नहीं आए। वो हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, जबकि अगर दूसरे पेरेंट्स की बात करें तो वो हमेशा अपने बच्चे के सामने या कुछ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका जो फेथ है वो भगवान से उठ जाता है, और बहुत ज़्यादा ही वो अपने आप से शिकवा करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बू ने और मेरी पूरी फैमिली ने कभी भी मुझे डिमोरलाइज़ नहीं किया, ना ही अल्लाह से शिकवा किया, और ना ही किसी लोगों के सामने ये बोला कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक पॉजिटिविटी लेकर फेस किया कि अल्लाह ने शायद हमारे लिए कोई एग्जाम रखा है जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दूसरों के लिए सीख होगी। जिस तरह मेरी लाइफ में हुआ कि इतनी सारी चीजें मैंने फेस की, बट अल्टीमेटली वो दूसरे फिजिकल कैंडिडेट के लिए बहुत। धन्यवाद रोशन जी। मैं एक जाते जाते आपसे थोड़ा सा एक और आखिरी सवाल, कि आज हमारे जो दर्शक बैठे हैं और युवा पीढ़ी बैठी है, मैं प्रकाश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के दोनों ही स्पीकर्स को सुनते रहने का ही मन कर रहा है। तो एक अच्छा कोई संदेश हमारे देश की युवा पीढ़ी को और हमारे दर्शकों के नाम रोशन जी आपकी तरफ से हो जाए। जरूर सर, मैं एक्चुअली सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं, मैं सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में
हर किस्म की प्रॉब्लम मैंने फेस की, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ प्रेशर्स फील किया मैंने, और सबसे मैं इन सब से उभरी हुई हूँ। तो मैं सारे लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मेरी लाइफ में 1 मिनट में मेरे 2 पैर चले गए, तो अल्लाह ना करे कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो, लेकिन छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम चाहे वो कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, आप लोग प्लीज अपने अंदर हौसला पैदा करें और अपने भगवान से, अपने अल्लाह से उस चीज का शिकायत नहीं करें, बिकॉज हम फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर देखने की ताकत सिर्फ उसके पास है, और उसने कुछ बढ़िया रखा है आपके फ्यूचर के लिए, इसलिए वो आपको आज टेस्ट कर रहा है। ये यकीन रखें, एक तो होप, यकीन रखें अल्लाह पर, फेथ रखें अपने भगवान पर, और अपने अंदर जो करेज है, हौसला है, उसको कभी भी टूटने मत दें। क्योंकि मेरा जो बहुत फेवरेट प्रकाश फाउंडेशन ने उसको लेबल भी किया है कि जो मैं बोलती हूँ अपनी स्पीच में, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप सब लोगों को। आप लोग हौसला कभी मत हारें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और हमेशा अपने से कम लोगों को देखिए, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। अपने से कम लोगों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास भगवान ने, अल्लाह ने क्या कुछ दिया है जो उनके पास नहीं है। अल्टीमेटली आप बहुत ज्यादा खुश फील करेंगे। और बस एक युवा पीढ़ी को एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या बात है, वाह। थैंक यू सर। बहुत बहुत डॉक्टर रोशन जी, आपके इस जिंदा दिल हौसले और आपके जो जुमले थे, उन्हीं को ये पंक्तियां मैं भी समर्पित करना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता साथियों, आप जैसे हौसलों से उड़ान होती है। सारिका जी और रोशन जी के हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर। हाँ, आपने दोनों ही, एक हम स्पीचलेस है आप दोनों की स्पीच के सामने, और हमारे भीतर एक नया जज्बा, एक नया जोश भर चुका है। हमारे व्यूअर्स के मन में कुछ जिज्ञासा या कोई प्रश्न भी उपस्थित हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो सीधा हैंड रेज के ऑप्शन में जाकर या फिर चैट बॉक्स में लिखकर भेजे। हेमंत जी प्लीज देखिए अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो। नहीं, वही एक पार्टिसिपेंट है जिसका एक सवाल आया अभी जस्ट। हाँ हाँ, तो मेरा ही, आई नो हिम एंड रिसेंटली, एक्चुअली मैं 2-3 साल पहले उसको दुबई मिला था, एंड अचानक 2-3 साल अभी जस्ट ये कोरोना के टाइम पे मेरे पास फोन आया उसका, और ही लॉस्ट हिज जॉब एंड ही वाज इन दिल्ली, और दिल्ली से उसको सिलीगुड़ी जाना था। तो मैंने कैसे भी करके उसको सिलीगुड़ी पहुंचा दिया, और बैड लक ये हुआ कि उसको कोरोना हो गया, और कोरोना होने के बाद में भी वी डिड ऑल जितना हो सकता था उसको एडमिट करा के, एंड ही गॉट आउट ऑफ द कोरोना। अभी उसका एक क्वेश्चन है दैट ही इज फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज, इतना फेस कर रहा है, उसका जॉब नहीं है, तो वो सब हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ मोटिवेटेड। सो आई आस्क सारिका जी एंड रोशन जी इफ यू कैन मोटिवेट मिस्टर सैनुल। रोशन आप बोलो। बस मोटिवेट करना है जी जी जी, नहीं मुझे लगा मैम ने अनम्यूट किया तो मैम बोलने वाली हैं। हाँ नहीं, नहीं मैं नहीं, बस उनको ये कहूंगी कि उनको तो सबसे पहले ऑलमाइटी का शुक्र करना चाहिए कि एटलीस्ट वो कोरोना से जिंदा हो गए, बिकॉज हम रोज देखते हैं डेथ रेट कितना इंक्रीज हो गया है। ये डरने वाली बात है, बिकॉज हम पालन नहीं कर रहे नियमों का। तो उनको तो सबसे पहले थैंक्सफुल होना चाहिए गॉड का कि वो कोरोना से बाहर हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो टेस्टेड नेगेटिव हो गए। और रही बात अभी फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो मुझे लगता है कि आज दुनिया जिस मकाम पे है, पूरा वर्ल्ड इस फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है, चाहे वो जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब क्यों ना हो। तो इंशाल्लाह आगे अगर 2-3 महीने अगर हम अपने आप को या खुद को टाइम दें, तो शायद कुछ ना कुछ तरीके निकल जाएंगे। और आप सब जब इतने सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं से कोई भी हेल्प की उम्मीद रखनी चाहिए।
थैंक यू रोशन जी। हाँ, थैंक यू। अनिका जी, if you can. हेमंत जी, Yeah. सारिका जी कुछ कह रहे, अनम्यूट कीजिए। या बोले सारिका जी। जैसे कि आप लोगों ने एक फ्लायर पे एक मैसेज भी लिखा है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। इसके लिए मैं आगे ये कहना चाहूंगी, एक स्टोरी याद आती है, आप लोग फिट कीजिएगा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। एक पिता था, उसका 2 बच्चे थे, एक पिता, उसके 2 बेटे हैं, एंड पहला बेटा जो है, पिता हर कोशिश करता है कि अपने बच्चे को हर चीज देने की कोशिश करता है, लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी उसकी, और उसमें वो बेस्ट करना चाहता था। प्रणाम वैसा, प्रणाम प्रणाम, पाए लागू सा। वो क्या अभी सब कोषाध्यक्ष है तो पैसे तिजोरी में रखने गए मैंने इससे दोनों हाथ जोड़ दिए उनको। नहीं, दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। सारिका जी, थोड़ा मैं बैकग्राउंड दूंगा आपको। मैंने आपके रूम में, वीरभद्र महाजन जी के रूम में आप बैठते हैं साथ में, मैं 10 से 15 टाइम्स उधर से निकला हूँ, गया हूँ, वहां देखा है मैंने। तो मैं महाजन जी को बोलता था कि ये मैडम जो बैठी है, मैं जब भी देखता हूँ कंटिन्यूसली काम ही करती रहती है, तो ये क्या क्या इनको असेसमेंट भी दे रखा है या कुछ और काम दे रखा है? तो महाजन जी बोलते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही योग्य ऑफिसर है एंड डेडिकेटली शी इज वर्किंग। देन वन डे माय सन केम अलोंग विद मी। अरे सारिका भी यहाँ बैठी हुई है। तो he is my son is Abhinav Khurdia, is a friend of Virag Shah, is your husband. So then he told me your old story, these things. Now my question is, since you are in department and I know I was listening both the ladies all things, and one thing which I noted is the self-confidence only motivate others, which Yes. I can just make out. So आप जब सर्वे में, आप रेड में तो जा नहीं रही होंगी अभी, अभी सर्वे में कहीं भी जाती होगी, आप बुलाएंगे तो आ सकते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैडम, सुनिए, और डिफरेंट टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई नेवर कॉल बट आई विल डिफेंड इन दिलीप जी के घर पे जाएंगे या प्रकाश जी आएंगे, आई 100% विल कम डाउन, आई नो प्रकाश जी कानून जी आल्सो, so 100% come and fight with you. Okay, my people, my clients are very perfect. Now my question is that, okay, when you are going for survey, is there you face any problem, practical things which happen and you overcome because of your confidence? That is the only question which I want to ask. ओके, ऐसे जनरली बताती हूँ, जब भी मुझे कोई इंट्रोडक्शन देता है तो पहले ही कह देता है कि मेरे पास सिर्फ व्हाइट इनकम है और कोई इनकम नहीं है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम मुझे होता है क्या? 2 इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहा है। एक इंसिडेंस क्या था, पहली रेड थी मेरी, और मेरा कोई सीनियर ऑफिसर थे जिनके अंडर पे मैं काम कर रही थी, और जैसे ही घर पे एंट्री की तो उन्होंने बोला मैं घर पे एंट्री करता हूँ ऊपर सीढ़ी पे जाके, तुम घर के पीछे दौड़ के जाओ और पीछे से कोई जंप करके ना भागे, उसे देख लेना। मैंने बोला अरे यार ये बंदा कैसा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, विदिन 2 मिनट में दौड़ के पीछे कैसे जा सकते हो, ये मुझे घर पे एंट्री करने देते और खुद पीछे जाके खड़े होना चाहिए था। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो ऊपर चले गए गेट नॉक करके खुलवाने के लिए, वो नहीं करवा पाए, फाइनली मुझे जाना पड़ा बीइंग लेडी और वो खोलना पड़ा। ये पहला इंसिडेंस मुझे याद आया। देन एक बार ऐसा हुआ था कि एक प्रीमाइस पे हम गए थे एंड इट वाज वेरी ह्यूज बिग प्रीमाइस, कोई डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर था, एंड वहां पे कम से कम ऑफिस में 300-400 लोग थे, एंड व्हेन यू एंटर द प्रीमाइस यू हैव टू कंट्रोल ऑल द पीपल, कि कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर ना कर दे, कोई इरेज ना कर दे, कोई फाड़ ना दे। और दैट टाइम वी आर ओनली 3 पीपल, 3 लोग थे और 500 लोग से ज्यादा थे, और कैबिन्स इतने बने हुए थे समझ में नहीं आता था। अब मुझे समझ में आया कि अब मुझे कंट्रोल तो करना है इनके ऊपर, और मैं भाग भी नहीं सकती ज्यादा। तो जाके पहले मैंने एमडी के रूम पे गई, और एमडी को वहां से लेके आके मैं कॉमन एरिया पे गई जहाँ पे सारे लोग थे, कि ना मुझे ज्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा और कंट्रोल पे भी आ जाएगा। विदिन 10 मिनट आई एम एबल टू, मतलब मैं जो भी टेक्निकल वर्ड बोलूंगी आप लोगों के अगेंस्ट में ही जाएगा, पीपल वोंट लाइक इट। विदिन 10 मिनट आई वाज एबल टू डू दैट,
एंड एक बार और रिसेंट हुआ था प्रोग्राम, सर्च का ही था, सर्च यानी रेड का ही था, जहाँ एक सीनियर सिटीजन थे अराउंड 80-90 इयर्स के, एंड उनकी वाइफ थी घर पे सिर्फ, और मोर देन 6-7 सर्वेंट्स थे, एंड दैट पर्सन गॉट सो मच एंग्री कि आप मेरे घर पे आ क्यों गए, बिकॉज वो बिजनेस नहीं करते थे, उनके बेटे को उन्होंने हैंडिंग ओवर कर दिया था, बट ही वाज वेरी एक्टिव इन बिजनेस। तो उनका एक ही जवाब था, अभी जवाब दो नहीं तो मैं पूरा कंट्री हिला दूंगा। ही वाज वेरी मच एक्टिव इन पॉलिटिक्स आल्सो। तो उनका हर बार हर एक लाइन पे हर थोड़ी देर, आप आए क्यों मेरे यहाँ, अभी जवाब दो नहीं तो मैं पूरी कंट्री हिला दूंगा। तो आई सेड कि आप थोड़ा देर रुकिए एंड उसके बाद आप हिला दीजिएगा। एंड उन्होंने कॉपरेट भी किया बहुत अच्छी से, एंड मैं 5 दिन उनके घर पे रही, एंड आफ्टर दैट ही बिकम वेरी क्लोज टू मी। मतलब उनके बेटे ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता का जितना ध्यान नहीं रखा, आपने 5 दिन में मेरे पिता का ख्याल मुझसे ज्यादा रखा। धन्यवाद। हेमंत जी, और कोई सवाल, प्रश्न? Dilip ji, there are no questions. We can ask if anybody wants to ask any question. राजकुमार जी ने भी एक उंगली दिखाई, आउट की दिखाई या नॉट आउट की दिखाई? बोले राजकुमार जी को अनम्यूट कीजिए। जी, मेरा एक सवाल है सारिका मैम से। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि एक साड़ी का पल्लू पकड़कर चलने वाली लड़की, तो जब हम ऐसी दशा में होते हैं तो हमारा युद्ध 2 लोगों से चल रहा होता है, बाहर की दुनिया से और हमारे अंतर्मन से। जब हमारा युद्ध हमसे ही हो और बाहर के लोग हमें उस तरह की तवज्जो ना दें, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और खुद को कैसे संभाल करके रखा कि आपको आगे कुछ करना है? ये सिचुएशन सिर्फ एक इंसान या सिर्फ मेरे साथ या रोशन के साथ नहीं होती, ये सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, किसी ना किसी मोड़ पे। जब आप पढ़ाई करते हैं बीइंग स्टूडेंट, आपको डर लगता रहता है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जब नई नई सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब आपको लगता है। जब आप फैमिली लाइफ में एंटर करते हैं, ये सिचुएशन हर किसी के साथ हर समय पे आता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, वो किससे आता है? सच्चाई है, कॉन्फिडेंस आता है पैसे से या पावर से या ब्यूटी से या सफलता से। पहले की 3 चीजें अगर आपके हाथ में नहीं है तो चौथा है सफलता। व्हाट इज सफलता? सफलता ये नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, वो सफलता है। सफलता एक सिंपल चीज है कि आपने जो गोल बनाया उस गोल को आप अचीव कर लें। आपको सोसाइटी के लिए या किसी और के लिए कुछ नहीं करना है। सिंपली मैंने एक गोल बनाया, ये मुझे मेरे लिए करना है। मैंने सीए कंप्लीट किया, दैट इज फॉर मी। मैंने आईएएस कंप्लीट किया, दैट इज फॉर मी। मैंने किसी के घर पे आके कोई काम नहीं किया, बस जस्ट बिकॉज मैंने अपने लिए कोई सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी से अचीव किया, दैट आई गॉट सक्सेस इन दैट। नाउ एवरीबॉडी इज एबल टू गिव मी दैट रेस्पेक्ट। एक सफलता से ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। नहीं तो एक समय था जब मैं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के पीछे भागती थी, यार मेरी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, मैं कैसे नॉर्मल बोल पाऊंगी, मैं कैसे नॉर्मल बन पाऊंगी। लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस द स्टेज ऑफ इनसिक्योरिटी, द मोमेंट जब आपने जो गोल डिसाइड किया उस गोल को आप अचीव कर लेते हैं, ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे आ जाता है। एवरीबॉडी, मैं सभी से कहती हूँ, आधे से अधिक लोग इसी डिप्रेशन में रह जाते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे। उस चिंता पे मत जाइए, एक बार अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। द मोमेंट यू विल अचीव, ऑटोमेटिक दैट कॉन्फिडेंस कम ऑन योर फेस, जो आज शायद आप लोगों को शायद दिखता होगा, पता नहीं। हेमंत जी, अपने साथ डॉक्टर बेगानी है। हाँ, एक क्वेश्चन था फ्रॉम मंगलम जी शाह कि आज की परिस्थिति को देखते हुए आगे और कितना समय निकलना होगा और मिडिल क्लास लोगों को बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तो ये सारिका जी से एक क्वेश्चन है, प्लीज। ये क्वेश्चन सच में मेरे लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि नॉट ए सिंगल पर्सन राइट नाउ इन द वर्ल्ड कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि ये समय कितने दिन तक प्रिवेल करेगा। और इकोनॉमिक कंडीशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। और भले हमें लगे कि मिडिल क्लास है या लो क्लास है या हायर क्लास है,
हर कोई अपने लेवल पे से जूझ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। तो खाली एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं झेल रहा है, हर कोई झेल पा रहा है इसे, बहुत बड़ी तकलीफ में झेल पा रहा है। तो आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट अगर मेरे हाथ में हो ये समस्या चली जाए तो आई वुड डेफिनेटली डू कि आज ही चले जाए। ट्रू। एक और क्वेश्चन है मिस्टर संपत भंडारी जी का। Yes. व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन व्हाइल रेड? संपत जी, मुझे ऐसा लगता है आप मुझे सारे सी एक्ट बताने के लिए मजबूर करेंगे। तो संपत जी, शायद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना? अभी हम मिले थे ना? नहीं, संपत जी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मेरे मित्र हैं। अच्छा, वो दिया जी से। ओके 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 ओके, मैं नाम से कंफ्यूज हुई। तो रेड के समय आपके सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं जो ह्यूमन राइट्स होते हैं। मोटा मोटी आप समझ लीजिए एक्ट में क्या कहता है। एक्ट में ये कहता है कि भाई हम ये पर्टिकुलर चीजें चेक कर रहे हैं एंड इस चीजों को चेक करने के लिए आप हमें सहयोग कीजिए, उसमें उसके बाबत आप हमें परेशान मत कीजिए या उसमें इंटरप्शन मत डालिए। उसके बाद आप जो भी करना चाहिए, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम लोग दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए, इंसान का नेचर ही होता है, आप उसे एक रोटी कम खाने को दोगे उसे तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आप उसके पैसे ले जाओगे, उस पर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाओगे, उसे ज्यादा तकलीफ होता है ना कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो वो ऑटोमेटिक हम और आम आदमी या हम सिटीजन के अगेंस्ट में हमें खड़े दिखाई देते हैं। तो संपत जी, और इससे ज्यादा क्लियर यहाँ बोल पाना मेरे लिए मुश्किल है, सॉरी। So can we take Mr. Nihar? He has some question. Nihar ji, please. Mr. Nihar is one of my good friend and he's from Orissa and he's a very well-known name in the digital world. Nihar ji, please. Yeah, I just wanted to know why there is no raid on Antilla. Everybody knows it is a black money in the country. Being on this digital platform, I cannot able to speak on this topic. Okay. Hope people can understand. Yeah. Just on a lighter note, don't take it personal. Just No issue, no issue. राजेंद्र जी सोमानी कुछ पूछना चाहते हैं, सीए हैं। वेलकम राजेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। कजिन ब्रदर है राजेंद्र जी सोमानी। दिलीप जी, दिलीप बाय प्रोफेशन। दिलीप बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तीनों चारों लेडीज से। मैं डॉक्टर रोशन जी से एक सवाल पूछूं? यस सर, बिल्कुल। डॉक्टर रोशन जी, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 17 का था, ट्रेन एक्सीडेंट ही। तो मैं आपके इंसिडेंट से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया अपने आप को। और उसके बाद मैं भी 12th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद मैंने भी सीए करी। और एक खाली ये पूछना था कि आज के टाइम में, कोविड के टाइम में लोगों को, यंग लोगों को आप कैसे प्रोत्साहन कर पाएंगे, सभी लोगों को? तो जरा ये कोविड के टाइम में अगर हम लोगों और क्या को प्रिकॉशंस ले रहे हैं? जी जी एक्चुअली कैंडिडेट्स होते हैं या पर्सन होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है इस कोविड-19 में, बिकॉज उनको अपने हाथ और पैरों के साथ साथ प्रोस्थेटिक्स को भी सैनिटाइज करना होता है। तो इसके साथ साथ अगर हम नॉर्मल लोगों के बारे में भी कहें कि उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो बस मैं ये कहूँगी कि जैसे कि सारिका मैम ने शुरुआत में कहा कि हम जो ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं, भले ही लॉकडाउन हो, एक नेगेटिव चीज़ है हमारे जहन में, दिमाग में कि लॉकडाउन है, लेकिन ये जो चीज़ है इसकी तो ख्वाहिश करते थे हम। इसका एक ख्वाब था हमारे दिल में कि हमें एक साथ छुट्टियां चाहिए, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ ये करना चाहते हैं, हमें माँ बाप का ख्याल रखना है, लेकिन जॉब है हमारे पास, स्टडी है हमारे पास, लेकिन अल्टीमेटली हमें जब अब फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चीज़ें मिल रही हैं तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें सब कर रही है कि आप, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमें इतना सारा हेल्प कर रही है कि आप लोग बाहर नहीं निकलिए, पालन कीजिए, तो हमें उसमें अपना सहयोग देना चाहिए कि हमें अननेसेसरी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन है जो कोविड-19 की काफ़ी डिजिटल में भी आप पढ़ सकते हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली अपने आप पर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि कोविड-19 की कोई बीमारी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है।
मैं केईएम हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, मुझे पता है एवरी डे हमें बहुत सारे पेशेंट का लोड उठाना पड़ता है और इतने सारे पेशेंट एवरी डे हमें एडमिट करने की जगह भी नहीं होती। ये जस्ट बिकॉज हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कोविड-19 के जितने भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़े एवरी सिटीजन को कि आप घर में रहो, आप अननेसेसरी बाहर नहीं निकलो। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसमें गवर्नमेंट का साथ दें और दूसरे लोगों का साथ दें। तो मैं बस ईच एंड एवरी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग इस जो हमारी अभी जो स्थिति है कोविड-19 के इस दौर में, बस घर में रहें और खुद को सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। Ji, we have Anupjit Tatia. He is from America. If we can take his. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्वागत है उनका। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज जो ये वेबिनार चल रहा है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रकाश जी कानून को और दिलीप जी को, सबको। और ये सारिका जैन और डॉक्टर रोशन जी का सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। इतना बढ़िया वेबिनार और लेक्चर ये हो रहा है। यहाँ से बैठ करके अमेरिका से बैठ के सब देख रहा हूँ और बहुत कुछ जानकारी मिली है। ये इतना बड़ा हेल्प मिलेगा सबको। और ऐसा प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा 2-3 दफे वेबिनार हुआ, मैं सब में अटेंड करता हूँ फुल, और ऐसा प्रोग्राम होता रहे। और खास करके सारिका जैन जिनको, रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया सुनने को मिला है, बहुत खुश है। सबको धन्यवाद, जो भी आए हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका से एकदम साफ देख रहा हूँ स्टार्टिंग से। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अनूप जी, आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे हम पे और इसी तरह से आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका। ओके, धन्यवाद। हेमंत जी, और देखिए अब जरा कोई बेगानी सर आए क्या? डॉक्टर बेगानी। प्रकाश जी, आप कुछ कहेंगे? या दिलीप जी, आज मैंने देखा सारिका जी और डॉक्टर रोशन जी दोनों ही कहने का मतलब दिव्यांग होने के बावजूद भी जीवन में बहुत सारी सफलता पाई है। ये मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नेटिव प्लेस है सांचौर, जो कहने का मतलब राजस्थान में जालोर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ समझो ट्रेन भी नहीं है, लेकिन हम लोग समझो नेटिव प्लेस, अभी बॉम्बे में बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारा नेटिव प्लेस में काफी आना जाना है। हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ सोशल काम भी करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हमारे फार्म भी है। तो हमने भारत विकास परिषद के अंडर में पिछले समझो 15 साल से हमने वहाँ एक दिव्यांग सेंटर बनाया हमने। तो 15 साल से हम समझो हर साल का कम से कम 1000 से 1500 लोगों को हम कहने का मतलब भी आर्टिफिशियल हाथ है, पैर है, उनको जो स्टिक है हम उनको दे रहे हैं। पहले एक्चुअली हमारा सेंटर खुलने से पहले वहाँ हमारे जो गांव के लोग बिल्कुल समझते ही नहीं थे, समझो पैर टूट गया तो ऐसे ही लकड़ी लेके चलते थे। और अब भी कहने का मतलब हमारे गांव से कम 500 किलोमीटर तक लोग आते हैं। वहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है और जो भी समझो दिव्यांग भाई आता है तो हम उसको कहने का मतलब यदि वो उसके लिए फिट है तो हम लोग उनको बना के दे। पिछले 15 साल से हम लोग ने कम से कम 1500 से 2000 लोगों को हम लोगों ने समझो दिव्यांग लोगों को हमने दिया है। हम लोग काफी वहाँ समझो कैंप भी लगाते हैं हर साल, और जो दिव्यांगों को जो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है तो हम वहाँ समझो गवर्नमेंट अथॉरिटी को बिठाते हैं, नहीं तो उनको सर्टिफिकेट कहीं दूर जाओ मिलते नहीं। तो हम हर 2 साल के अंदर इस ढंग के कैंप भी लगाते हैं जिसके अंदर कहने का मतलब उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही, कहने का मतलब आज की आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी तो हमारे जो गांव के लोग भी इसमें काफी लोग रहेंगे तो उनको भी कहने का मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा और आगे जैसे सारिका जी और हमारे जो डॉक्टर रोशन जी आगे बढ़े तो उनको भी डेफिनेटली उनका भी हौसला बहुत बढ़ेगा। और आज की सेमिनार काफी अच्छी रही और प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, यदि हमारे गांव में हम लोग वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, हम लोग उनसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। तो समझो हमारे गांव के नजदीक में समझो कोई रहेगा तो आप डेफिनेटली मैसेज दे सकते हैं। काफी अच्छा सेंटर वहाँ बना हुआ है और अच्छे टेक्नीशियन भी है वहाँ,
तो कोई भी समझो रहेगा तो आप मैंने मैसेज दे सकते हैं जिससे हमको और भी समझो कहने का मतलब एक सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। वैसे भी भारत विकास परिषद की सांचौर शाखा पूरे भारत में अपने विकलांग सेंटर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और अब मैं हेमंत जी धन्यवाद प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ूं। मन तो नहीं कह रहा, मन तो कह रहा है कि इन दोनों को सुनते रहे, पर समय की मर्यादा है और हमको एक बार फिर और कहते ना वंस मोर नहीं, एक बार और ऐसा करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक सिमरन जी आहूजा फॉर स्पेयरिंग हर वैल्यूएबल टाइम एंड ग्रेसेस आवर वेबिनार एज ए स्पेशल गेस्ट। हम आभारी हैं सारिका जी जैन के, आपने अपने उद्बोधन से वेबिनार की सफलता को नई ऊंचाइयां प्रदान की। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर रोशन शेख का, आपने आपके प्रेरणादायी वक्तव्य से हमें उत्साहित किया। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वेबिनार को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने हेतु एबी लिंक परफेक्ट इवेंट प्लानर के हिमांशु जी शाह और उनकी पूरी टीम का। हम आभारी हैं आप सभी मित्रों, सहयोगियों एवं वेल विशर्स का, जिन्होंने वेबिनार में उपस्थित रहकर इसे सफल बनाया और प्रकाश फाउंडेशन की पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमें संबल, सहयोग और सपोर्ट देते रहेंगे और हम नए नए विषयों के साथ, नई नई प्रतिभाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक आप सभी सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान में देश के भीतर और देश की सीमाओं पर हो रही घटनाओं से हमें पुलिस कर्मी एवं सेना के जवानों का मनोबल फिर से बढ़ाना होगा। आइए हम एक साथ मां भारती का वंदन करते हुए वंदे मातरम का गान करें और इस कार्यक्रम को अपने समापन की ओर ले जाएं। हम एक साथ वंदे मातरम का गान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। हेमंत जी आप कुछ कह रहे थे सर? Yeah, I wanted to thank Sarika ji and Roshan ji for sharing such a very inspiring journey. Actually मैं देखा है कि मतलब ये बहुत जरूरी रहता है, you have to keep motivating everybody। मतलब अपने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो आई मेक इट अ पॉइंट लाइक जो भी मुझे मिलता है मतलब कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, मतलब आई मेक इट अ पॉइंट डेलिबरेटली के मतलब मैं वो आदमी को मतलब कभी भी इंस्पायर करता हूँ। और वो एक मीटिंग होती है बहुत लोगों से, मतलब वो मीटिंग में एक वो दिल का रिश्ता बन जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक इफ यू आर इंस्पायर्ड तो आपके जो भी अराउंड रहेंगे वो इंस्पायर्ड रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी मैसेज वी हैव टू गिव टू सोसाइटी, वी हैव टू बी पॉजिटिव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड अगर एक भी एनीबडी हु हैज बीन इंस्पायर्ड, सो आवर goal is achieved. Thank you very much. Thank you Roshan ji for your valuable time. Thank you very much. मैं लास्ट में बात करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। मैं जनरली हमेशा ही कहती हूँ कि लाइफ में इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपका सिग्नेचर किसी और के लिए ऑटोग्राफ बन जाए। Very good. मुझे तो आपकी मर्सिडीज वाली बात याद रहेगी। बिजनेसमैन है ना, तो जहाँ फायदा होता है वही चीज लेंगे ना। And lastly, Dilip ji, I would like to thank Himanshu bhai and his team. मैंने AB Link wonderful job, very professionally executed, and it's really we did for the first time, but it was really a very very good experience.
And I recommend Himanshu Bhai for his professional, the way he did the thing today. Thank you, Himanshu Bhai and your team. Thank you very much. Wonderful support. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद. गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि. Quick and easy registration process to access the nationwide exhibitions and organizers data right from your computer and smartphone. Log in to www.myexi.com. Registration free for a limited time period.